आज देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अमेरिका की संवैधानिक विधि योजना, संवैधानिक योजना। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली अत्यंत मौलिक व महत्वपूर्ण है। अमेरिका की कई राज्य 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के उपनिवेशक थे और 1776 ईस्वी में 13 ऐसे उपनिवेशों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा के माध्यम से ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रखी थी। अमेरिका में मूलतः आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। जब यूरोप के विभिन्न देशों में उपनिवेशों के बनने के लिए नए देशों की खोज की और उसी प्रक्रिया में अमेरिका को खोजा, तो यूरोप के कई देशों के साहसी और उद्यमी लोग वहां जाकर बसे। अफ्रीका के कुछ देशों के अश्वेत लोगों को दास बनाकर यहाँ लाया गया ताकि बड़े बड़े जंगलों की कटाई करके नए तरीके के शहर और उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकें। जब ब्रिटेन ने इन अधिकांश राज्यों को अपना उपनिवेश बना लिया, तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की भूख पैदा हुई और 1776 ईस्वी में वे स्वाधीन हुए। किंतु धातव्य है कि अमेरिकी आज़ादी की प्राप्ति के बावजूद वहाँ के दासों को मुक्ति नहीं मिली तथा अश्वेतों की तरह अधिकार नहीं मिल सके। अश्वेतों और श्वेतों की समस्या तब से लगातार अमेरिका को परेशान कर रही है। इस पृष्ठभूमि के आलोक में अमेरिकी राजनीतिक संरचना को कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संघात्मक है। धातव्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 13 स्वतंत्र राज्यों के समझौते के रूप में इस संविधान का निर्माण हुआ था। इसलिए यह अपनी मूल प्रकृति में ही संघात्मक है। शुरू में अमेरिका स्वतंत्र राज्यों का परिसंघ था, किंतु अभी यह संघ बन गया है, अर्थात राज्यों को संघ के पृथक होने की शक्ति अब नहीं है। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं। जैसे लिखित संविधान राज्यों के अपने पृथक संविधान की उपस्थिति, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, विधायिका के 2 सदनों की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, दोहरी नागरिकता का प्रावधान इत्यादि। धातव्य है कि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, जबकि संघ की शक्तियां स्पष्ट शब्दों में संविधान में उल्लेखित हैं। यही कारण है कि आजकल संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के तौर पर अमेरिकी राजनीति प्रणाली का ये ही उदाहरण दिया जाता है। अमेरिकी लोकतांत्रिक अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है, इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली पर नहीं। अध्यक्षीय प्रणाली के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, सिर्फ नाम मात्र का नहीं, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका का मुख्य कार्यकारी होता है। उसका चुनाव 4
4 वर्ष के लिए होता है तथा कोई व्यक्ति अपने जीवन में 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं चुना जा सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल एकदम स्थिर होता है और उसे केवल महाभियोग की ही प्रक्रिया से ही कार्यकाल के बीच में हटाया जा सकता है, जो कि लगभग असंभव जैसी होती है। महाभियोग तभी चलाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पर देशद्रोह, जनंग अपराध या भारी भ्रष्टाचार का आरोप हो। संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, पहले प्रतिनिधि सभा में और फिर सीनेट सभा में। आज तक एक भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के कारण हटाया नहीं जा सका है। राष्ट्रपति के चयन मंडल के निर्माण में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचीकरण द्वारा किया जाता है, जिसमें 538 मत होते हैं। शुरू में अमेरिकी नागरिक अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचक गण के सदस्यों को चुनाव करते हैं और फिर निर्वाचकरण के सदस्य राष्ट्रपति को। वस्तुतः यही व्यवस्था तब लागू की गई थी जब जनसंपर्क के साधन बहुत कम थे और जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना संभव नहीं था। आज की तकनीकी सुविधाओं के दौर में निर्वाचकरण की व्यवस्था का सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व शेष बचा है। वस्तुतः अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी नागरिक की संसद से चुना जाता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का निर्माण के लिए ब्रिटिश व्यवस्था की तरह विधेयिका के सदस्यों में से चयनित करने को बाध्य नहीं होता। वो अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और जब वो चाहे उसे हटा भी सकता है। राष्ट्रपति के मंत्री उसके सहयोगी नहीं, सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जैसे सेना के उच्च अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य संघीय न्यायालयों के न्यायाधीश, राजदूत इत्यादि। हालांकि इन नियुक्तियों के लिए उसे सीनेट का अनुसमर्थन हासिल करना पड़ता है। अमेरिकी विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका संघीय प्रणाली पर आधारित है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वहाँ का विधानमंडल दुशासनीय है। इनमें से पहला सदन प्रतिनिधि सभा है, जिसे निचला सदन भी कहा जाता है। दूसरा सदन सीनेट है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं, जो देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्र संख्या के आधार पर तय होते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या असमान होती है।
यह आवश्यक है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। इस नियम के कारण कभी कभी कुछ शक्तिशाली लोग राजनीतिक अवसरों से वंचित हो जाते हैं, किंतु लोकतंत्र की संभावना को मजबूती मिलती है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होता है और इस अवधि को किसी भी तरह बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। अमेरिकी कांग्रेस के दूसरे सदन सीनेट का ढांचा संघात्मक शासन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, चाहे वो जनसंख्या या क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का आकार कुछ भी हो। चूंकि सभी संख्या अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, इसलिए सीनेट में 100 सदस्य हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन आरंभ में राज्य के विधानमंडलों द्वारा होता है, किंतु 1913 ईस्वी के बाद से राज्य की जनता इनका प्रत्यक्ष चुनाव करती है। सीनेट के प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सीनेट के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी सीनेट कभी भी भंग नहीं होती। यही कारण है कि इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। धातव्य है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही निर्वाचक गण के माध्यम से 4 वर्ष के लिए होता है। वह सीनेट में सामान्यतः तटस्थ रूप से कार्य करता है, किंतु यदि किसी मामले में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाने के कारण फैसला न हो पा रहा हो तो वो निर्णायक मत देता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे या उसे महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करता है। अमेरिकी राजनीति प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसमें 9 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ये न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर बने रहते हैं, परंतु यदि कोई न्यायाधीश कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो और 70 वर्ष की आयु का हो गया हो तो स्व इच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। इसके अलावा इन न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र तरीका महाभियोग है, जो देशद्रोह, जघन्य अपराध या भारी भ्रष्टाचार जैसे कारणों के आधार पर लगाया जा सकता है। क्योंकि संघात्मक संविधान के मामले में लिखित संविधान का तथा संविधान के उपबंधों के समुचित निर्वाचन से होता है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। यूं तो अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, किंतु पिछले 225 वर्षों में धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध कर दिया है और संविधान के संरक्षक की भूमिका अख्तियार कर ली है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः 2 शक्तियों का प्रयोग करता है जो उसकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती हैं: न्यायिक पुनरीक्षण तथा अधिनिर्णय। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि निर्णय करने की शक्ति विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून या कार्यवाही संविधानसम्मत है अथवा नहीं, और यदि वो संविधान के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने की शक्ति।
इस शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के निचले न्यायालयों के निर्णयों पर भी कर सकता है। दातव्य है कि अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति स्पष्ट शब्दों में नहीं दी गई थी। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अर्जित कर लिया है और अब अमेरिकी जनता ने भी इसे उचित मानकर स्वीकार कर लिया है। अधिनिर्णयन का अर्थ है संविधान के किसी उपबंध या किसी कानून को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए ये बताना कि संविधान की मूल भावना है। मूल भावना के अनुसार उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये शक्ति भी अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ने धीरे धीरे हासिल कर ली है। ये संविधान के शब्दों की नई व्याख्या करके विधानमंडल के किरतों का नियंत्रण कर सकता है।